अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में। इस टेंस की पहचान देखेंगे। यहाँ हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है और हम देखेंगे इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो चलिए देखते हैं। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इसकी पहचान। अगर आपने पहचान याद रखनी है तो इस तरह से याद रखिए। आपने फ्यूचर मैंने पिछले वीडियो के अंदर जो है आपको चार्ट दिखाए थे। मैंने कहा था अगर प्रेजेंट के जितने भी टेंस होंगे उनके आखिर में है का लफ्ज़ ज़रूर आएगा। जितने भी पास्ट के होंगे उनके आखिर में था या थी का लफ्ज़ ज़रूर आएगा। जितने भी फ्यूचर के होंगे ना तो उनके आखिर में गा या गी का इजाफा ज़रूर होगा। तो एक चीज़ तो मस्ट है कि यहाँ पे गा या गी का इजाफा जो है तो वो ज़रूर होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस मतलब कॉन्टीन्यूस की पहचान क्या होती है? रहा, रही, ठीक है, यही होती है ना। ये अलग बात है अगर प्रेजेंट का होगा तो यहाँ लिखा होगा रहा है, अगर वो पास्ट का होगा तो होगा रहा था, अगर वो फ्यूचर का होगा तो क्या होगा? रहा होगा। इस तरह से आप इसकी पहचान बनाओ तो क्या बनेगी? इसकी पहचान बनेगी रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी। इस तरह से आप इसकी पहचान भी याद रख सकते हो। दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है? दूसरी चीज़ आपने देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आप देखिए। आप एक बात याद रखो, फ्यूचर के जितने भी टेंस होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस हो, कोई भी हो, उनके अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब जो है, ये जो वर्ड है ना विल और शैल, ये कॉमन होगा। फ्यूचर के जितने भी टेंस होंगे उनके साथ विल और शैल ज़रूर लगेगा। ये अलग बात है कि हमारे पास जो है फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर सिर्फ विल और शैल लगता है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस के अंदर विल बी और शैल बी लगता है। ठीक है, बस इतना सा फ़र्क है। यानी विल शैल तो लाजमी आएगा, फ्यूचर के जितने भी टेंस होंगे उनके साथ विल और शैल लाजमी आएगा। लेकिन अगर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है तो इसके साथ हम विल और शैल खाली नहीं लिखेंगे। विल और शैल खाली कहाँ पे आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर सिर्फ विल और शैल आता है, उसके साथ हम किसी और वर्ड का इजाफा नहीं करते। लेकिन अगर कॉन्टीन्यूस की बात हो रही है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है, तब आपने क्या करना है? आपने विल और शैल के आगे बी का इजाफा करना है। यानी इसके जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा वो विल बी और शैल बी होगा। मैंने आपको बताया था कि हम किसके साथ शैल का इजाफा करते हैं? आई और वी के साथ जो है हम शैल का इजाफा करते हैं। यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना है कि हम आई और वी के साथ शैल का इजाफा, शैल बी का इजाफा करेंगे और बाकी सब के साथ, बाकी चाहे ही, शीट हो, यू हो, दे हो, कोई भी हो, उनके साथ हमेशा हम विल बी का इजाफा करेंगे। आई और वी के साथ हम शैल बी का इजाफा करेंगे, बाकी सब के साथ विल बी का इजाफा करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन ये हो, यहाँ पे नोट में देखिए, आप इसको पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने प्रीवियस पढ़ाया था, फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर पढ़ाया था, अगर या तो कोई हुक्म हो, कोई हिदायत हो, कोई वादा हो या फिर कोई ज़रूरी काम हो, तब हम क्या करते हैं? विल बी और शैल बी का इस्तेमाल उलट कर देते हैं। वहाँ पे हमने ये देखा था कि विल और शैल का इस्तेमाल उलट करते हैं, तो यहाँ पे आपने विल बी और शैल बी का इस्तेमाल उलट करना है। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने ये देखा है कि आई और वी के साथ हम शैल बी का इजाफा करते हैं और बाकी सब के साथ हम विल बी का इजाफा करते हैं। यही पढ़ा है ना हमने। लेकिन अगर कोई फ़िक्रे के अंदर कोई हुक्म हो, कोई तनबीह हो, कोई वादा हो, ठीक है, कोई ऑर्डर वगैरह हो, तो क्या करते हैं? हम आई और वी के साथ विल बी लगाते हैं और बाकी सब के साथ हम शैल बी लगाते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये देखिए, इस जुमले में देखिए, ये सिंपल जुमला है। यहाँ लिखा हुआ है हम हॉकी खेल रहे होंगे, ठीक है, यानी हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। तो यहाँ पे वी के साथ हमने क्या लिखा? शैल लिखा। क्यों शैल लिखा? क्योंकि ये सिंपल फ़िक्रा है, इसके अंदर ना तो कोई वादा है, ना कोई हुक्म है, ना कोई हिदायत है, ना कोई जो है किसी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ठीक है, तनकीद नहीं की जा रही, तो सिंपल है, तो हमने वी के साथ शैल लिखा। यहाँ पे देखिए दूसरा जुमला, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तुम ख़त लिख रहे होगे, सिंपल जुमला है, तो यू के साथ क्या आएगा? विल आएगा या शैल आएगा? विल आएगा, क्योंकि नॉर्मली हमने पढ़ा है कि अगर आई और वी, अगर सिंपल जुमला हो तो आई और वी के साथ शैल लिखिए, बाकी सब के साथ विल लिखिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है मोची जो है वो जूतों को पॉलिश कर रहा होगा, सिंपल जुमला है, तो क्या आएगा? कोबलर। मोची की इंग्लिश क्या होती है? कोबलर। अब कोबलर जो है वो हमारे पास जो है इसके साथ विल आएगा या शैल? विल भी आएगा या शैल भी आएगा? ऑब्वियसली विल भी आएगा क्योंकि ये सिंपल है, ना तो कोई हुक्म है, ना तो कोई वादा है, ना तो कोई हिदायत है,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जुलूस शहर से गुज़र रहा होगा, या कोई वादा है, कोई हुक्म है, कुछ भी नहीं है, तो सिंपली लिखिए द प्रोसेशन, प्रोसेशन मतलब जुलूस, विल बी पासिंग द सिटी, यानी शहर में से गुज़र रहा होगा। अब इसका फार्मूला बनाइए आप। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको एक चीज़ बतानी है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो हम विल बी और शैल बी इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम फ्यूचर का, ये टेंस का नेम देखिए, टेंस का नेम क्या है, टेंस का नेम है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। यहाँ पे कॉन्टीन्यूस का लफ्ज़ है। मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे भी कॉन्टीन्यूस का लफ्ज़ आ जाए वहाँ पे आंखें बंद करके आप लिख देना आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी। जहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा वहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म थी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस पढ़ा वहाँ पे भी आईएनजी वाली फॉर्म, पास्ट कॉन्टीन्यूस पढ़ा वहाँ पे भी आईएनजी वाली फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस पढ़ा वहाँ पे भी आईएनजी वाली फॉर्म, आप फ्यूचर कॉन्टीन्यूस पढ़े हो वहाँ पे भी आईएनजी वाली फॉर्म। यानी जहाँ पे भी कॉन्टीन्यूस का लफ्ज़ आ जाए आप आंखें बंद करके बता सकते हो कि यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम विल बी और शैल बी इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट देखिए हम हैं, हम की इंग्लिश वी, हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, वी के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा शैल बी। उसके बाद यहाँ पे वर्ब का काम क्या है, खेलना, खेलना की इंग्लिश होती है प्ले। यहाँ पे हम कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी। इस तरह से आप जुमला भी बना सकते हो। अगर आपने नेगेटिव बनाना है तो कोई नया रूल नहीं है, वही रूल है, आप हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में लिखो नॉट। मैंने आपसे कहा था कि अगर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल होते हैं, यानी दो वर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं। एक लफ्ज़ है हमारे पास विल, दूसरा है बी। आपने सिंपल के अंदर विल भी इकट्ठा लिखना है, ठीक है। अगर आ जाए नेगेटिव तो नेगेटिव के दरमियान में लिखो नॉट, बस इतना लिखना है। अगर विल भी है तो लिखो विल नॉट बी, अगर शेल लगाना है तो लिखिए शेल नॉट बी, यानी बीच में लगाना है, नॉट को बीच में लगाना है। कब, जब हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल हो, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड्स है ना, विल बी और शेल बी दो वर्ड्स हैं, एक विल है दूसरा बी है, ठीक है। तो इनके बीच में आएगा नॉट। यहाँ पे देखिए एक फ़िक्रा देख लीजिए, मैं दुआ नहीं मांग रहा हूँगा इसका मतलब फ्यूचर कॉन्टीन्यूस है। यहाँ लिखिए आई शेल, यहाँ पे नॉट भी है, आई शेल बी नॉट नहीं है, वो गलत होगा। आपने शेल और बी के दरमियान में नॉट लिखना है, ठीक है। शेल और बी के दरमियान में नॉट लिखना है। क्या मांग रहा होगा, प्रे, दुआ, ठीक है। इस तरह से आप ये जो है फ़िक्रे बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए सवालिया जुमले, अगर आपने इंटरगेटिव बनाने हैं तो वही रूल, आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखो, उसके बाद लिखिए सब्जेक्ट, उसके बाद जो है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब हमें कैसे पता चलेगा, विल इस्तेमाल करेंगे या शैल इस्तेमाल करेंगे। आप सब्जेक्ट को देखिए, अगर इस फिक्रे के अंदर देखिए तो सब्जेक्ट क्या है, चौकीदार, चौकीदार है तो चौकीदार के साथ विल आता है या शैल आता है। आई और वी के साथ हम शैल इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चौकीदार के साथ क्या आएगा, विल आएगा। तो विल लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद बी लिखिए, ठीक है। जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स पे मुश्तमिल हो, अगर नेगेटिव का है तो नॉट दरमियान में लिखो, अगर वो इंटरोगेटिव बना रहे हो तो विल को सबसे पहले लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो और फिर बी लिखो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप, अगर सवालिया मनफी हैं तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है। क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखना है। यहाँ पे पढ़िए, नॉट में पढ़िए, सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लिखना है, नॉट लिखना है। आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और फिर आपने बी लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। हमेशा आपने यही याद रखना है कि अगर आपने इंटरोगेटिव बनाना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखो, सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लिखो। आप पिछले टेंसेस के अंदर यही चीज़ देखते आ रहे हो, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखो, नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद जो है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जुमला देख लीजिए, क्या मुसाफिर रेल के पुल से नहीं गुजर रहे होंगे।
इंग्लिश बनाइए, यहाँ पे विल आएगा या शैल आएगा। सब्जेक्ट देखिए मुसाफिर, पैसेंजर्स, तो मतलब विल आएगा। विल द पैसेंजर नॉट बी पासिंग ऑन द रेलवे ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे